एंड थर्ड हमने पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट से कोई डेरिवेशन या फॉर्मूला कैसे डेराइव करना है, वो हमने सीखा था, जिसमें मैंने एक स्टेटमेंट होमवर्क में भी दिया था, जो कि मैंने बोला था गूगल क्लासरूम में अपलोड करना। सिर्फ एक बच्चे ने अपलोड करी है, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। सर डिराइव द रिलेशन समझ ही नहीं आया, कुछ इशू हो गया था इसलिए। जो आपने उसमें तो वीडियो समझ नहीं नहीं आया देखी, था क्लास में। वीडियो नहीं देखी सर बाद में, देखी थी, फिर भी समझ नहीं आया। फिर भी समझ में नहीं आया। अच्छा, ये आपने होमोजेनिटी से समझाया, उसके बाद मतलब हौच पौच हो गया, कुछ समझ नहीं आया। ओके ओके, चलो आज एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर देखते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसका एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ओके का एक सर। क्वेश्चन है, वो मैं दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे और फटाफट बताएंगे कि उसका आंसर आपका क्या आ रहा है। एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू है जिसको इनवर्स स्क्वायर है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड इनवर्स स्क्वायर और ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड इनवर्स स्क्वायर एंड ग्राम इनवर्स। तो ये वैल्यू दे रखी है, तो मेरे को बताइए कि इधर क्या वैल्यू आएगी, वो सॉल्व करके बताइए। कल हमने सीखा था इस चीज को। सर इसकी अरेंजमेंट सही है? हाँ, वही आपको चेक करना है कि अरेंजमेंट सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको सही करें, पावर सेम बनाएं। उधर न्यूटन है, इधर न्यूटन है नहीं, तो क्या करेंगे? कोई आइडिया लगा सकता है तो बताइए। हुआ सॉल्व? हो रहा है?
देखिए इधर कैसे करना है एक बार। हमें फॉर्मूला पढ़ रखा है N2 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है N1 M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B और सर पावर तो T1 सेम बाय नहीं है इनकी, है। पावर सेम कहाँ है? पावर सेम नहीं है, वही तो कह रहा हूँ ना। यहाँ देखो किलोग्राम की पावर -2 है, यहाँ ग्राम की पावर -1 है, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करोगे तो कैसे होगा, देखो न्यूटन को हम लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स पर, ये पढ़ा था ना हमने, फोर्स होता है। इस न्यूटन एब्सोल्यूट यूनिट है, इसको आप एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एमकेएस सिस्टम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करोगे तो होगा क्या, कन्वर्ट करने पे न्यूटन की जगह इसको डाल दोगे तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, इधर क्या है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ग्राम इनवर्स। अब देखो इधर केजी की पावर 1 है, इधर केजी की पावर -2 है, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा केजी की पावर -1। सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है तो ये सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। मीटर की पावर 1 है, मीटर की पावर स्क्वायर है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये हो गया सेम। अब सेम पावर आ गई ना, यस सेम पावर आ गई तो बस N2 N1 की जगह क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा केजी और M2 क्या हो जाएगा जी पावर -1। फिर L1 की बात करें तो L1 हो जाएगा मीटर, L2 हो जाएगा सेंटीमीटर, पावर दोनों की क्या है क्यूब, दोनों तरफ सेकंड है तो टाइम सेकंड अपॉन में सेकंड पावर -2, ठीक है। अब देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 केजी को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ ग्राम अपॉन में ग्राम और पावर क्या हो जाएगी -1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर पावर 3। सेकेंड इंटू सेकेंड तो डिवाइड में है तो 1 ही आ जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी होगा तो वो 1 रहेगा। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 10⁻³ इंटू -1 तो कितना हो गया 10⁻³ 10⁻² प्लस इंटू 3 तो 10⁻6, ठीक है, समझे। अब 10⁻³ या 10⁻+6 तो पावर क्या हो जाएगी +3, और +3 और -11 कितना हो जाएगा -8, इस तरीके से देख लो। या फिर देखिए -11 और -3 कितना हो गया -14, और -14 में से -14 और +6 कितना हो गया -8, तो कितना आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया सभी को। किसी को कोई डाउट? सर। सर हाँ जी, एब्सोल्यूट फॉर्म में वो एमकेएस सिस्टम में होगा। हाँ मैंने यही बोला था ना कि डायमेंशन की जब एप्लीकेशन पढ़ते हो तो वो एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं हो सकती, उसको आपको एमकेएस सिस्टम में करना ही पड़ेगा। जब आप एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। जब मैंने बताया था ना, अब इसमें एब्सोल्यूट यूनिट आ गई न्यूटन, अब एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन आ गई तो इसको आप क्या करोगे एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। अब एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन की जगह क्या आएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो इसको हमने न्यूटन की जगह पुट कर दिया, पुट करके बेस सेम बेस वाली पावर ऐड कर दी, वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए मैंने जब करवा रहा था तो मैंने बोला था कि जो बेस होता है वो आप क्या रखें, पावर जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ किलोग्राम की पावर -2 है, यहाँ ग्राम की पावर -1 है, दिखते ही दिख गया कि यहाँ पावर अलग अलग है,
अलग अलग है मतलब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज किससे करोगे? न्यूटन को कर दिया MKS में, तो हमारा फॉर्म बन गया सेम। फिर क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और अगर सर इसी तरीके से राइट हैंड साइड अगर न्यूटन लिखा होता तो फिर उसको भी चेंज करते हैं हाँ सीजीएस हाँ सिस्टम में। हाँ हाँ, किसी भी साइड लिखा हो, कोई भी साइड लिखा हो, आपको MKS या CGS सिस्टम में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर CGS यहाँ न्यूटन लिखा है, अब यहाँ न्यूटन है लिख के वो सेम फॉर्म देता, बट यहाँ पे इनकी जगह पे कहीं डाइन लिख देता। तो मैंने बताया था न्यूटन SI यूनिट होती है, उसकी CGS यूनिट क्या होती है? डाइन। डाइन। जूल वर्क की यूनिट होती है SI, उसकी CGS यूनिट क्या होती है? अर्ज। और बेसिकली आपको याद, अगर ये देखो ये MKS सिस्टम वाला है, तो जो न्यूटन जूल है वो हमेशा MKS सिस्टम की साइड दिखेगा, CGS सिस्टम की साइड नहीं दिखेगा। ठीक है। और ये जो डाइन और अर्ज है ये हमेशा CGS सिस्टम के साइड दिखेगा, MKS सिस्टम की साइड नहीं दिखेगा। तो ये चीज, ये बेसिकली CGS सिस्टम की तरफ होती है, और ये जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है ये SI यानी, और मैंने बोला था मोस्टली SI यूनिट कौन सी होती है? जो MKS होती है। तो हमेशा जो CGS ये एब्सोल्यूट यूनिट होती है ना, ये हमेशा MKS सिस्टम की तरफ ही होंगी। ओके सर। और किसी को डाउट? ये डाउट क्लियर है तो ये होमवर्क लिख लो जी आप घर के लिए। 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये होमवर्क हो गया आपका आज का, जो कि गूगल क्लासरूम में आप अपडेट कर देंगे। फिर आप कह रहे हो कि आपको वो तीसरी एप्लीकेशन समझ में नहीं आई। हाँ, थर्ड एप्लीकेशन के लिए पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर हम थर्ड एप्लीकेशन समझते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। सर हाँ जी सर एक बार होमवर्क रिपीट कर दो वापस। होमवर्क है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करके आप होमवर्क में सॉल्व करके मेरे को गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे। अभी बाद में 2 बच्चे आए हैं, सुबह एंड आर्यन। समझ में आ रहा है? नो सर। हेलो हेलो। यस सर। कोई डाउट? सर थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा सा क्या डाउट है? बोलो थोड़ा सा डाउट जो है। सर ये जो आपने समझाया मैं था नहीं तो मैं समझ नहीं पाया। लास्ट क्लास की वीडियो देखी आपने? यस सर। उसमें समझ में आया? यस सर। हाँ, तो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। बस ये है कि क्वेश्चन मैंने दोबारा दिया था अभी करने के लिए। तो इसमें क्या करा है कि ये आपको बोला है कि इतनी वैल्यू में बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जो हमने कन्वर्जन करा था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो ये वो है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी इनवर्स स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स स्क्वायर, किलोग्राम इनवर्स। तो क्या किया है हमने? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले का अप्लाई किया है, और उसके लिए न्यूटन की जगह पे लिख दिए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि MK सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए। तो न्यूटन की जगह पे जब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे, और मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स वैसे ही रहेगा, तो देखोगे केजी केजी बेस सेम है, पावर 1 -2, तो ये पावर क्या बन जाएगी? -1। इसी तरीके से सेकेंड सिंगल है तो सेकेंड रह गया, मीटर की पावर 1 है, मीटर की पावर 2 है, तो कितना बन गया? मीटर की पावर 3। और ये एज इट इज का एज इट इज है, तब ये सेम बन गया। ठीक है, पावर सब सेम आ गई। फिर क्या था? ये आपका L1 है, T1 है, M1 है, L2, T2, M2। बस वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं, पुट करने के बाद सॉल्व कर दिए हैं। ओके सर।
अभी ये क्वेश्चन थर्ड एप्लीकेशन है जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई है, तो स्टेटमेंट लिखिए फिर हम समझते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे, अ सेंट्रीपिटल फोर्स F, centripetal force F is directly proportional to the mass m of the body, is directly proportional to the mass m of the body, velocity v of the body, and radius r of the circular path, तो यानी कि जो फोर्स है वो फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फोर्स डिपेंड कर रहा है m पे, v पे एंड r पे, यानी कि रेडियस पे। ठीक है, m पे, v पे एंड r रेडियस पे। लिख लिया क्वेश्चन। द सेंट्रीपिटल फोर्स F is directly proportional to mass m of the body, velocity v of the body and r radius of the body। ठीक है, तो सभी ने फॉर्मूला क्वेश्चन लिख लिया, स्टेटमेंट लिख लिया। नाउ आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने बताया था कि जैसे स्टेटमेंट देता है वैसे ही आपको लिख लेना है। तो बोला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, को लिख लेना है। तो बोला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, directly proportional to velocity and directly proportional to radius। तो मैंने बोला था कि ये लिखने के बाद इनकी कुछ ना कुछ पावर होती है, तो आप पावर मान लीजिए ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों की पावर क्या मान ली, ए बी एंड सी। ऑन कंबाइनिंग जो फोर्स है वो बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए, velocity is to power b and radius is to power c। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, इक्वल टू। प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो क्या लगाए, इक्वल टू। और इक्वल टू हटा लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट के। बाकी चीजें ऐसी रहेंगी, ए बी एंड सी, वेयर के is the proportionality constant। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम दे देंगे नंबर 1। नाउ केस क्या है कि इधर का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे और इधर का डायमेंशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लिए तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का। कोई बताएगा, मैंने याद करने के लिए बोला था। MLT इनवर्स स्क्वायर। हाँ, MLT -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे राइट हैंड साइड में लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, MVR का। के क्या है, कांस्टेंट। डायमेंशन की लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट को इग्नोर करता है। कांस्टेंट टर्म जो भी होगी उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो यहाँ के कांस्टेंट है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम ये लेंगे m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। ठीक है, तो m क्या है, मास यानी कि m, v क्या है, वेलोसिटी। और देखो मास की पावर a है तो यहाँ पे भी पावर क्या आ जाएगी, a। v क्या है, वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कोई बताएगा? LT इनवर्स हाँ, LT 1। इनवर्स यानी LT की पावर -1 और वेलोसिटी की पावर क्या है b, तो यहाँ पे भी b आ जाएगा। r क्या है? रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब l, तो l की पावर r की पावर c है तो l की पावर भी c हो जाएगी। फिर इसको करेंगे ओपन। अब अगर आप इसे ओपन करते हैं तो m की पावर a बन गया, l की पावर b बन गया, t की पावर -b बन गया और इधर l की पावर c बन गया। अब जो बेस सेम है उनको क्या कर देंगे? ऐड। तो आप देखो l 2 बार आ रहा है तो इनका बेस सेम है, तो m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। ठीक है, तो ये आ गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लिए, राइट हैंड साइड का निकाल लिए। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसी पे आपका फॉर्मूला बनना है। तो बीच में क्या आ गया है? इक्वल टू। अब इक्वल टू का मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी है और जो राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी है, वो दोनों के बीच में अगर इक्वल टू का साइन लग जाता है तो इसका मतलब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हर रिस्पेक्ट में सेम होंगी। हर रिस्पेक्ट में सेम होने का मतलब क्या है? कि उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए और डायमेंशन फॉर्मूले में जो पावर आ रही है वो भी सेम होना चाहिए। ये इक्वल टू कहता है और इस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसलिए हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आप देखोगे तो ऐसे में क्या होगा कि पावर्स जो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला बना है राइट हैंड साइड में और जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला बना है, उनकी पावर्स को कंपेयर करना है। पावर्स को कंपेयर कैसे करेंगे? देखो इधर मास की पावर इधर a है ना, यानी m की पावर a है और इधर m की पावर क्या है? 1। इसका मतलब अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इधर देखो l की पावर है b प्लस c और इधर l की पावर है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस c जो है वो किसके बराबर आ गया? 1 के। इधर t की पावर है -b, इधर t -2 है, तो इसका मतलब क्या आ गया? -b इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व कर लो, -b इज इक्वल टू -2 तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। b की वैल्यू 2 मिल गई, यहाँ पुट कर दो, प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 और c इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 यानी -1, यानी a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 2 और c की वैल्यू मिल गई -1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ में आया सभी को? आ गया सभी को समझ में? तो यहाँ तक सभी को समझ में आया तो आगे देखिए, अब a और b और c की वैल्यू मिल गई है तो बस क्या करना है? पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू k, a की वैल्यू क्या है? 1, तो m की पावर 1 हो गया। v की पावर b है और b की वैल्यू क्या है? 2, तो v की पावर 2 आ गया। r की पावर c है और c की वैल्यू क्या है? -1, तो r की पावर -1 और -1 है तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया, हेंस डिराइव्ड। अब बताइए किसी को कोई डाउट कहीं पे? सर आंसर को इनवर्स में नहीं रखेंगे? नहीं, इनवर्स को हटा दो, नीचे ले आओ, mv²/r। अगर इनवर्स नहीं हटाएंगे तो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, बट फाइनल आंसर mv²/r होगा। ओके सर। क्योंकि जो फॉर्मूला अच्छा होता है सर, हम सेंटीमीटर फोर्स कांस्टेंट का वो में mv²/r होता हमेशा है। तो फॉर्मूले में जब भी कोई हम फॉर्मूला पढ़ते हैं
तो फॉर्मूले में हम कभी भी इन्वर्स नहीं रखते। कोई फॉर्मूला ऐसा देखा है जिसमें हमने कोई भी टर्म को इन्वर्स में रखा हो? ऐसा कोई फॉर्मूला देखा हो आपने? नो सर। हाँ, सब ऊपर नीचे ही आ जाती है ना। अगर पावर 1 है, -1 है या डिवाइड हो जाता है। -2 है तो सब नीचे ही आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप हाँ। देखो, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F = G m m/r²। अभी अगर इसको लिखना चाहो तो लिखने के लिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, r⁻², पर ऐसे नहीं लिखते ना, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवा दी थी। डन सर, हो गया। हो गया। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो आप होमवर्क में करेंगे। स्टेटमेंट लिख लीजिए। द टाइम पीरियड T, the time period capital T of simple pendulum, the time period capital T of simple pendulum directly depends on directly depends on directly depends on length of the string, length of the string L, L से डिनोट करेंगे, length of the string L and acceleration due to gravity small g, and acceleration due to gravity small g. Derive the relation. तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग का बताना एक बार। The time period capital T, टाइम पीरियड लिखेंगे, उसके बाद कैपिटल टी ब्रैकेट में लिख के, टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ। सर हो गया, रहने दो बस। ओके, तो यहाँ तक ये होमवर्क है। प्लीज अपना होमवर्क टाइमली। एक ही बच्चा था, कौन था इसमें से? शायद सक्षम था, आर्यन था, कौन था मेरे को ध्यान नहीं है। किसने गूगल क्लास में होमवर्क अपलोड किया था? सर दोनों ने। दोनों ने? देख, मुझे मिला तो एक लिखा ही और दिखा। सर मैंने बाद में डाल दिया था। अच्छा, बाद में डाल दिया था आपने? ओके, यस सर, बाद में डाल दिया था। ठीक है ठीक है। सिर्फ क्षितिज ने भी किया है? अच्छा, मैंने चेक नहीं किया, आपका लग रहा है। ओके, चलिए देख लूंगा मैं बाद में। एक का तो मैंने देखा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अनुपमा, अब भी अपलोड कर देना आज। ठीक है, अब तो समझ गए। ओके सर। नाउ सर प्रीवियस होमवर्क भी? हाँ, प्रीवियस वाला भी। ओके सर। तो 2-3 क्वेश्चन आज हो गए होमवर्क में, और जो लास्ट जिन्होंने नहीं किया था वो कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज, अच्छा, लिमिटेशन के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आवाज आ रही है। वीडियो पॉज हो गया है। हाँ, वीडियो पॉज हो गया, वही मैं देख रहा हूँ। 1 मिनट। आज मैंने वाईफाई के थ्रू चला दिया।
वैसे भी टाइम खत्म होने वाला था, मैं क्या करता हूँ, एंड कर रहा हूँ इसे, आप लोग दोबारा से इसको ज्वाइन करें, ठीक है। 40 वैसे भी यस टाइम सर। खत्म हो रहा था, तो मैं एंड करके दोबारा बना रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। कर रहा था डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिट की, कि लिमिटेशन क्या क्या है। देखिए डायमेंशनल मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हम करेक्टनेस देख रहे थे, फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर रहे थे, तो उस टाइम पे डायमेंशनल फॉर्मूले की जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में मैंने कुछ बात करी थी। सबसे पहले लिमिटेशन यही है कि उसके जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इन कांस्टेंट टर्म्स को वो इग्नोर करता है, कांस्टेंट टर्म्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखता है। दूसरी मैथमेटिकल टर्म्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉस साइन, ये सब जो टर्म्स होती हैं इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। एंड नेक्स्ट जो है, जैसे अगर किसी इक्वेशन में प्लस और माइनस आ जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो दे देता है, पर प्लस और माइनस अगर इक्वेशन में आ जाता है, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इन सभी इक्वेशन में वो कंप्लीट एक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो हमें ब्रेक कर करके उसे करना पड़ता है, तो इस तरीके से वो देखना पड़ता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट टर्म इन सभी को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दूसरा ये भी है कि जब हम कोई 3 से ज्यादा टर्म्स अगर देते हैं तो उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। 3 से ज्यादा अगर टर्म आ जाती है तो डिपेंडेंस उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जैसे अभी हमने एक इक्वेशन निकाली f इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, अगर मान लो इसमें एक टर्म और ऐड हो जाती तो वहां पे फिर डायमेंशनल एनालिसिस थोड़ा सा फेल होने लगता। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस हमें एक तरीके से देखने को मिलती है। अब नाउ क्या इसका है कि अगर नंबर्स हैं तो उनमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट है वो आपको बेसिकली बताना है। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो मैं बताता चलूंगा, आप लोग ध्यान रखें। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स कहलाते हैं, जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, ठीक है। 4 2 1 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सारे नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। क्लियर? सेकेंड रूल, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे कि 2 0 2, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके बीच में नॉन जीरो डिजिट आ गया है ना, जीरो डिजिट आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इसमें कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे 2 2 0 0 4 कितने हो गए? 1 2 3, बट ये दोनों जीरो इनके बीच में आ गए, तो ऐसे में फिर ये भी काउंट होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, समझ गए? सर ये लास्ट वाला बताना, लास्ट वाला समझ नहीं आया।
लास्ट वाले में ये कह रहा हूँ कि जो जीरोज हैं वो नॉन जीरो के बीच में अगर आ गए, जैसे 2 2 है और 4 है, तो ये नॉन जीरो है ना, 2 और 4 नॉन जीरो है, बीच में जीरो आ गए, ना इधर आए ना इधर आए, तो जब भी बीच में आएंगे तो उन्हें भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए जब भी सर जीरो। लेकिन अगर हाँ, कितने भी जीरो हो। कितने भी जीरो हों, अगर वो नॉन जीरो के ओके बीच में आ गए तो वो काउंट होंगे। ठीक है। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हो गया। ठीक है, थर्ड रूल कहता है कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि 2 3 4 0 0। अब ये जीरो क्या है? इसके राइट में है ना, राइट में है, तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। उसके बाद देखिए, आगे देखते हैं। आगे देखोगे तो 2 4 5 0, अगेन देखो, एक जीरो इससे आया पर राइट साइड आया और राइट में है, तो ऐसे में ये जीरो काउंट नहीं होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर है, बट अगर वही राइट में आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, समझे? यस सर। दूसरी बात, यहाँ पे राइट में थे और नॉन जीरो के राइट में थे, इसलिए इनको काउंट नहीं कर रहे थे। बट यही केस 2 3 4 0 0 0.0, ठीक है, अगर पॉइंट यानी डेसिमल लग गया तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो जीरो होंगे उनको तो काउंट करोगे, पर लेफ्ट में जो राइट साइड में जीरो होंगे उनको काउंट नहीं करेंगे। समझे? लेफ्ट में जो इस साइड जीरो होंगे उनको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। समझ गए? सर एक बार और बताओ फोर्थ। नॉन जीरो डिजिट है, सेम केस है ना। अब सेम यस केस सर। में बस फर्क ये है कि यहाँ पे डेसिमल आ गया है, तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड जाओगे और अगर आपको जीरो मिल रहा है तो उसको आप काउंट करोगे, और डेसिमल के राइट साइड जाओगे और अगर आपको जीरो मिल रहा है तो उसे काउंट नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक ले लेते हैं 64870 डेसिमल 64870, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके सर। all zeros to the right of decimal point are significant, so 167। अच्छा, इसमें एक ही मैं रूल ये मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो अलग अलग समझना पड़ेगा। ऐसा समझिए कि इसको 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 इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मान लिए कोई नंबर जीरो से छोटा है, ठीक है, जीरो से कह रहा हूँ, 1 से छोटा है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, देन जितने भी जीरो नॉन जीरो के राइट साइड में वो काउंट होंगे, लेफ्ट साइड वाले काउंट नहीं होंगे। कैसे? देखो, 0.00234, ठीक है, तो डेसिमल आ गया और ये नंबर 1 से छोटा है। क्या है? 1 से छोटा है, तो ऐसे में डेसिमल के इस साइड जाओगे तो जो नॉन जीरो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा ना, लास्ट नॉन जीरो डिजिट या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के
एक मिनट, सर 1 मिनट, वीडियो रुक गई ना? हाँ एक मिनट, there is an issue. 1 सेकेंड, वेबकैम आज गड़बड़ कर रहा है। हेलो 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 सर। हाँ, अभी क्लियर है? तो डेसिमल के जो अगर नंबर जो होगा ना डेसिमल के, अगर लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो के डिजिट के साइड देखोगे तो सारे जीरो क्या है, काउंट नहीं होंगे। सिर्फ इसमें अगर देखोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उधर ही अगर मैं बोलूं कि 0.0234 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उधर ही बोलूं 0.2340 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इन तीन नंबर में फर्क क्या है, डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा है बट फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जीरो है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। दूसरे केस में भी देखोगे डेसिमल लगा है और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तीसरे केस में देखो डेसिमल लगा है, लेफ्ट साइड वाले को तो काउंट नहीं करेंगे बट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर जीरो आ गया तो उसको हम काउंट करेंगे। समझ में आया? मतलब अगर डेसिमल लगा है तो नॉन जीरो के राइट साइड वाले काउंट करने हैं, लेफ्ट साइड वाले काउंट नहीं करने हैं। सर कंफ्यूजन हो रहा है इतना सब में। इतना समय क्या, बस यही वाले में तो हो रहा होगा। इसमें इसके बोला रिटर्न कि नोट्स नॉन नहीं जीरो है। डिजिट्स हैं तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही। हाँ सेकेंड केस में अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे जीरो, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। तीसरे में बोला कि अगर जीरोज राइट साइड में आ जाते हैं तो उनको कभी काउंट ही नहीं करना, ठीक है। अगर राइट साइड में आ जाते हैं उनको काउंट ही नहीं करना। यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है, यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है। अगर डेसिमल लगा होता तो अलग केस होता था, बट अगर डेसिमल नहीं लगा है और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है तो उसे काउंट नहीं करना है। बट अगर डेसिमल लगा है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे उन्हें काउंट करेंगे, बट लेफ्ट साइड में जो जीरो होंगे उन्हें काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो 0.00234 तो मैंने सिर्फ इनको काउंट किया, इनको काउंट नहीं किया, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो 0.234 तो मैंने सिर्फ इनको काउंट किया, इस जीरो को काउंट नहीं किया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
2340, ये राइट साइड में आ गया तो इसको काउंट मैंने किया, इसलिए ये बन गए 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। इसको काउंट नहीं किया, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आ गया सा। आ गया? हाँ हम्म। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो यूनिट पे कभी डिपेंड नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना। मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि 6530 सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे लास्ट में 0 था, काउंट नहीं किया, ऐसे यहाँ पे भी लास्ट में काउंट नहीं करेंगे, बेशक चाहे यूनिट लग जाए या ना लगे। ठीक है, यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए? यस सर। तो ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के निकालने के। नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ। ये सब चीजें आपको पता है बट फिर भी सीख रहे हैं। राउंडिंग ऑफ में ध्यान रखना है कि जो लास्ट के डिजिट को हम अगर, जैसे हम कहते हैं ना राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ मान लो, तो उस तरीके से हमें देखना है कि राउंड ऑफ करके वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो दो चीज आप, एक रूल तो आप पहले से सीखे हुए हैं कि अगर ग्रेटर देन 5 हो तो एक इंक्रीज कर दो, लेस देन 5 हो तो कुछ भी मत इंक्रीज करो। जैसे कि पहले एग्जांपल में लिख रहा हूँ 2.345, 5 क्या 47। तो ये क्या है? जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट, वो क्या है? ग्रेटर देन 5। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 235, एक इंक्रीज हो गया। 7 को हटा के क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। मतलब लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो पहले वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए एक इंक्रीज कर दो। ठीक है, अगर 5 से छोटी है तो लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? लेस देन 5 है, तो नो चेंज। अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 2.32, 2 एज इट इज हटा दोगे, कोई चेंज नहीं। ठीक है, समझे? तो ये चीजें हैं। अब दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि टू 2.3653, ठीक है। अब ये देखिए, ये 53 है यानी 50 से बड़ा है। 50 से वैल्यू क्या है? बड़ा है। 2 डेसिमल हटाना है। तो ये जो 50 का रूल है ये कहता है कि अगर 50 ड्रॉप 5 करना है नॉन जीरो डिजिट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, if the digit is to drop to 5 then the preceding digit is left unchanged if it is even। ठीक है, अगर सिर्फ 5 है तो क्या किया जाए? कहने का मतलब ये है, हमने अभी सीखा कि 5 से बड़ा है तो क्या करना है, 5 से छोटा है तो क्या करना है। बट अगर मान लो कि सिर्फ 5 है, अगर सिर्फ 5 है तो क्या करें? तो ये देखना है कि जो 5 है, इफ x इज इक्वल टू यूनिट डिजिट क्या है? 5 के बराबर है, तो आप उससे पहले वाली डिजिट देखो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है, इफ इवन देन नो चेंज। ठीक है, अगर इवन है तो नो चेंज। ये क्या बनेगा? 2.36 ही रहेगा 5 को हटा के। बट अगर 2 3 3 3 5, बट अगर x लास्ट 5 है, बट अगर जो हो 5 से पहले वाली वैल्यू क्या हो? ऑड हो। अगर ऑड होगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा? एक इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज बाय 1। ठीक है, और तो क्या होगा, ये हो जाएगा। सर? ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। इसमें कुछ समझ में ना आया हो? सर हम्म हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि अगर लास्ट में 5 होगा तो हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, तो उस समय अभी छोटी क्लास में छोटा ही बताया जाता है ना, ज्यादा नहीं बताया जाता। ठीक है, अब नए नए रूल अच्छा। पढ़ोगे ना आप लोग। और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट ही रखेंगे, बट मोस्टली ये कहा जाता है कि 2 डिजिट ही तक रखा जाता है मोस्टली प्रेफरेबल। बट अगर जैसे कभी आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोले, क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, तो राउंड ऑफ करने का रूल पता होना चाहिए ना, क्योंकि राउंड ऑफ पे भी क्वेश्चन एक आध डाल सकते हैं, एक आधे टीचर 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो इंक्रीज बाय 1, 5 से छोटी है तो नो चेंज। अगर लास्ट डिजिट 5 के बराबर है तो उससे पहले वाली डिजिट देखो इवन है कि ऑड। अगर इवन होगा तो कोई चेंज नहीं, ऑड है तो 1 इंक्रीज कर दो। बस ये है राउंडिंग रूल। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। तो ये रूल था, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। यस सर, ले रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया क्लियर, सभी को क्लियर है, किसी को डाउट? यो कोई डाउट नहीं है। यो हेलो 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 हेलो। क्षितिज आप कुछ बोल रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हो, बहुत आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा होगा। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ का, फिर मेरे को बताना, ठीक है, कि क्या आंसर आएगा, मैं देखूं आप कितना सीखे हैं। तो राउंडिंग ऑफ का पहला जो हम ये है, पहला नंबर मैं पूछ रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ कह रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको, कितने होंगे इसमें। 2.000 मीटर, ठीक है, 5100 kg, थर्ड 0.050 सेंटीमीटर। सर आपका डेसिमल नहीं दिख रहा। डेसिमल नहीं दिख रहा, ये रहा डेसिमल। और इसमें सेकंड वाले में? सेकंड वाले में डेसिमल नहीं है। फर्स्ट ओके। वाला हो गया 2.000 मीटर, सेकंड है 5100 किलोग्राम, थर्ड है 0.050 सेंटीमीटर। बताइए तीनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? पहले वाले में कितने हैं बताइए? पहले वाले में एक है सर। सर पहले वाले में एक है, अच्छा, सेकंड वाले में 2 है। 2 है, और थर्ड वाले में भी 2 है। थर्ड वाले में भी 2 दो है। और कोई चेंज करना चाहे? सर पहले वाले में 0 कर दो मेरा। पहले वाले में 0 कर दो, क्यों 0 कर दो? नहीं नहीं क्योंकि नहीं, सर ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो 2 तो 1 दिख रहा है, कम से कम मिनिमम तो 2, 2 एक तो बोलोगे और ही। 2 तो नॉन हाँ, तो सर बस सिग्निफिकेंट यही नहीं है रहने दो। ना। 1 2 तो 1 2 2 ही रहने दो। 1 2 2 ही रहने दो। अच्छा, कोई चेंज नहीं करना चाहता? नो सर। नो सर। मैं बोलूं अगर पहले वाले में 4 है फिर? सर 4 क्यों है? क्योंकि डेसिमल लग गया ना। सर ऐसा तो आपने एग्जाम्पल ही नहीं दिखा हमको। क्या नहीं बताया डेसिमल? मैंने क्या बोला कि डेसिमल में लग गया, और डेसिमल लगते ही अगर नॉन जीरो के राइट साइड में अगर कोई जीरो हुआ तो वो काउंट होगा।
डेसिमल लग गया और डेसिमल के नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो है ना। यस सर, हाँ, डन। तो रूल वही कहता है ना, अगर डेसिमल लग गया तो नॉन जीरो के राइट साइड में अगर जीरो होंगे तो वो काउंट होंगे। तो नॉन जीरो के राइट में है तो कितने आ गए? 4। 4। ठीक है। हाँ सर। लेकिन सर आपने ऐसा एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं था हमें, हमसे हमेशा टफ टफ पूछते रहते हो। बताया हुआ पूछूंगा तो फिर आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे? देखो आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया ही नहीं था कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड रूल तो कोई बताया पॉइंट था ना, मतलब। रूल तो बताया था ना, रूल तो ध्यान रखना चाहिए बेटा। 11th में ना चलो अब ठीक ऐसे है। ही होगा, आपको बताया जाएगा और उस पे क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा। अभी तक 10th तक यही पढ़ते आए ना था कि ये जो बताया उसी में से क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप जो तो धोखा पढ़ोगे दोगे वो हमें तो सर। आएगा ही आएगा, और उसके अलावा भी आएगा जिसमें आपको अप्लाई करके खुद दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। समझे अनुपमा? यस सर। हाँ, इस चीज की आदत डालो धीरे धीरे। दूसरा रूल एक और बताता हूँ, मेरे को ध्यान आ गया कि क्वेश्चन देख के यूनिट वाला जो मैंने बोला, अच्छा ये बताया ना मैंने। चलो ठीक है, इसको तो ऐसे ही ध्यान रखो, कोई नहीं। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इसमें एक रूल जो है वो टीचर आपको लेके बोल सकता है। क्या बोल सकता है? जैसे कि स्टेटमेंट कहती है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो डिपेंड नहीं करते यूनिट पे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे में वैसे तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए सर? एक रूल मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान आ जाए, एक मिनट को। हाँ, ध्यान आ रहा है। मैंने बोला जैसे कि ये जैसे यहाँ पे केस है कि 23400, यहाँ डेसिमल नहीं है, और डेसिमल नहीं है तो डेसिमल ना होने की वजह से इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे हम, है ना। इन जीरो को यस सर। काउंट नहीं करेंगे। बट सिग्निफिकेंट फिगर में ये ध्यान रखना है, जब अगर डेसिमल नहीं लगता है, यानी मतलब कोई डेसिमल नहीं है और वो वैल्यू किसी मेजरमेंट में आती है, जैसे कि मीटर, केजी, सेंटीमीटर, मेजर करने वाली चीजों में आ जाती है, तब उसको हम क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है, केजी लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इस वो रूल को अगर हम अप्लाई समझ ही नहीं करें, आया क्या बोल गए आप। मैं कह रहा हूँ इसको रब करके बताता हूँ। मैंने बोला कि 23400 में कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, तो इसको हम काउंट ना करके क्या लिखेंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। बट अगर यही चीज किसी मेजरमेंट में आ जाए, किसमें आ जाए? मेजरमेंट में, जैसे कि 23400 केजी या 23400 सेंटीमीटर, मतलब मेजरमेंट हो गया, तो ऐसे में फिर ये जीरो क्या हो जाते हैं? काउंट हो जाते हैं। ऐसे में क्या हो जाते हैं? ये जीरो काउंट हो जाते हैं, और काउंट होने की वजह से इनमें आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये एक रूल कहता है मेजरमेंट का। ठीक है, इसको लेके कई टीचर्स आपको ये बोलेंगे, कई टीचर्स इसी को फॉलो करने के लिए बोलेंगे, तो आप अपने टीचर का देख लेना, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही नंबर आपका क्या है देंगे, सर? वो जो सिखाएंगे वही उसी पे नंबर देंगे, कोई और टीचर दूसरा सिखा देगा तो काट देंगे। इसलिए एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कि वो क्या बोल रहा है। बट एक रूल बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर का कि अगर डेसिमल नहीं लगा है और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर जीरो है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि सिर्फ 3 है। बट वही जीरो अगर किसी मेजरमेंट में आ जाए, मेजरमेंट मतलब पीछे अगर यूनिट लग जाए, केजी, सेंटीमीटर, सेकेंड, तो ऐसे में फिर हमें उन जीरो को काउंट करना पड़ता है। दैट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? आप मतलब मानोगे नहीं मानोगे? मैं तो मानूंगा, मैं तो कहूंगा ही, मैं सिखा रहा हूँ तो मैं तो मानूंगा ही। तो मतलब कोई भी यूनिट का मतलब मानेंगे नहीं हम उसको? मतलब अगर यूनिट होगा तो इसको हम काउंट करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ।
सर अभी आपने एक एग्जांपल दिया था पहले जब आप सिखा रहे थे हाँ 6 हाँ, पॉइंट तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पहले रूल के अकॉर्डिंग दिखाया था, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग बताया था। अभी वो रूल मेरे को ध्यान में आया तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, मेजरमेंट का रूल एक होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज का ध्यान रखना। ओके। वही कह रहा हूँ कि रूल ध्यान आया इसलिए मैं अभी बता दिया कि अगर मेजरमेंट का केस होगा तो 0 को काउंट करेंगे, अगर मेजरमेंट का केस मतलब पीछे कोई यूनिट नहीं है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। बहुत टीचर क्या करते हैं, इसको जनरली एक ही रूल को ले चलते हैं, इसको नहीं मानते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत से टीचर इसको नहीं मानते हैं, इसी को लेके चलते हैं, मतलब इसके पीछे अगर आप यूनिट भी लगा दोगे तब भी 3 लिखेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सही कौन सा है वो मैं पूछ रही हूँ। देखो, रूल के अकॉर्डिंग यही फॉलो करना चाहिए जो मैंने आपको बताया। आप तो दोनों बता रहे हो, कौन सा वाला बता रहे हो? तो दोनों सही है ना रूल। चलो ठीक है। दोनों रूल सही है, मैं कह रहा हूँ दोनों रूल लगते हैं। एक, जब यूनिट नहीं लगा है तो आपको 0 काउंट नहीं करना है, दूसरा रूल कहता है कि अगर यूनिट लगा है तो 0 काउंट करना है, ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यूनिट नहीं लगा है तो 0 काउंट नहीं होगा, और यूनिट लगा है तो 0 काउंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, देखो 5100 kg है, 5100 kg, पीछे क्या लग गई, यूनिट, तो ये 0 क्या होंगे, काउंट होंगे, तो कितने आगे सिग्निफिकेंट फिगर, 4। ये वाला ठीक है। ये वाले रूल के अकॉर्डिंग तो ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट? नहीं सर। क्या हुआ, अनुपमा कहाँ चली गई? नहीं सर, नहीं है डाउट। ओके, तो ये आज का क्लास था। आपकी आज के होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग उसका होमवर्क को अपलोड कर देंगे गूगल क्लास में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। सर हाँ जी। मैं अभी लीव करके वापस आई तो आप टिल देन बाय बाय कर रहे हो। हाँ, तो उतनी देर में कुछ कराया ही नहीं, मैं वही देख रहा, आप कैसे गायब हो गए, मैं तो वही देख रहा था। नहीं वो मतलब फिर से कोई इश्यू हो गया था इसलिए मैंने सोचा मैं वापस स्टार्ट कर लूं। अच्छा। हाँ, तो कुछ पूछना है आपको, डाउट पूछना है? नहीं मतलब वो 2 क्वेश्चंस होमवर्क में और एक पहले का होमवर्क करना है। हाँ बस, हाँ। और कुछ भी नहीं आज का। नहीं, और मैं फिगर्स दे देता हूँ, उसी को दे देना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.10, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.10 सिग्निफिकेंट फिगर का है। और अभी तो एक क्लास और लगेगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 हमें अब एक्यूरेसी और एब्सोल्यूट एरर के बारे, मतलब एरर के बारे में पढ़ना है, तो अब टॉपिक हमारा एरर बचा है। एक क्लास या मैक्स टू मैक्स 2 क्लास, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर वैसे हाँ वैसे तो ठीक है, खत्म हो जाएगा चैप्टर, लेकिन नोट का कुछ अरेंजमेंट कर दो नोट्स का। सर? रेट मैडम, नोट्स का देखते हैं, करते हैं आपके नोट्स का भी करते हैं कुछ। क्योंकि देखो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए तो आप जो भी पढ़ के बता रहे हो वो पढ़ेंगे तो वापस रिवाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी में है वैसे, पर मैं भेज देता हूँ आपको, पीडीएफ का जुगाड़ करता हूँ मैं, या बनाता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ, बना के भेजता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर, बाय। बाय। गूगल क्लासरूम में ही डाल दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है सर।